नमस्कार, मैं हूं मयूरिका और वीएनएम न्यूज रूम में आप सभी का स्वागत है। समाचारों का सिलसिला शुरू करने से पहले कोरोना के आंकड़ों पर डालते हैं एक नजर। विश्व में कोरोना के अब तक 2,87,00,000 से ज्यादा केस दर्ज हो चुके हैं। वहीं भारत देश में ये संख्या 47 लाख से ज्यादा हो गई है। गुजरात राज्य की बात करें तो 1,11,000 से ज्यादा कोरोना केस अब तक दर्ज हो चुके हैं। और आइए अब डालते हैं नजर वीएनएम हेडलाइंस पर। एसएसजी और गोत्री में सुचारू ऑक्सीजन की सुविधा उपलब्ध, लगाए गए लिक्विड ऑक्सीजन टैंक। नवरचना स्कूल के छात्र ने जेईई मेंस में पाया दूसरा स्थान, ऑल इंडिया स्तर पर वडोदरा का नाम रोशन। और निजी अस्पताल नहीं ले पाएंगे कोरोना का ज्यादा चार्ज लेने वालों से वीएमसी ने वापस लिए पैसे। पेरेंट्स और छात्र ये सोच रहे होंगे कि अब एमबीबीएस के लिए कहाँ एडमिशन ले, और अगर विदेश पढ़ाई के लिए जाना चाहते हैं तो कौन सी कंट्री में जाना चाहिए। इन सारे सवालों के जवाब ढूंढने के लिए मैं पहुंची हूं एजुकेयर ओवरसीज सेंटर में। बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हो गए जो कंफ्यूज हो गए कि एमबीबीएस करवाना है, इंडिया में ले एडमिशन, अब्रॉड में ले। उसके सामने हमारे पास सीट्स है इंडिया में बहुत कम है, तो पेरेंट्स ऐसे कंफ्यूज रहते हैं कि बच्चों को कहाँ पे एडमिशन ले। एजुकेयर ओवरसीज एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि आपको स्टूडेंट को आफ्टर 12th एमबीबीएस कहाँ पे करना है, ये सारा गाइडेंस एजुकेयर ओवरसीज में आपको मिलेगा। एमबीबीएस इन जॉर्जिया में पिछले 6 साल से हमने काफ़ी सारे स्टूडेंट को भेजा है। कोरोना मुक्त कंट्री जॉर्जिया एमबीबीएस पढ़ाई के लिए जा सकते हैं स्टूडेंट्स। जानिए क्या है प्रोसीजर। वीएनएम टीवी इन और डैन केबल पर, वीएनएम टीवी यूट्यूब चैनल पर और वीएनएम टीवी फेसबुक पेज पर 13 सितंबर रविवार रात 9 बजे देखिए। शहर में कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है और ऐसे में एसएसजी और गोत्री अस्पतालों में लिक्विड ऑक्सीजन टैंक की सुविधा विभाग द्वारा मुहैया कराई गई है। पिछले कई दिनों से एसएसजी अस्पताल और गोत्री अस्पताल में कोरोना मरीजों का इलाज जारी है। गंभीर रूप से बीमार कोरोना संक्रमितों को ऑक्सीजन सप्लाई की आवश्यकता पड़ती है। ऐसे में एसएसजी अस्पताल में दूसरी ऑक्सीजन लिक्विड टैंक लगाई गई है, जिसका लोकार्पण किया गया और इस लिक्विड टैंक से मरीजों को सुचारू ऑक्सीजन आपूर्ति का लाभ मिल पाएगा। હવે એસએસજી હોસ્પિટલ ખાતે બીજી લિક્વિડ ઓક્સિજનની ટેન્ક આજે સમર્પિત થઈ રહી છે દર્દીઓની સેવામાં। ખૂબ જ આનંદનો વિષય છે। ઓક્સિજન પ્રેશર ડ્રોપની જે સમસ્યાઓ હતી આ બિલકુલ મુક્તિ અપાવી દેશે અને સૌથી સારામાં સારો અને સૌથી સેફ ઓક્સિજન સપ્લાય સિસ્ટમ છે। એટલે આ ટેન્ક આઇનોક્સ કંપનીએ પ્રસ્થાપિત કરી છે અને એની અંદર ભરાતો ગેસ અમે પેમેન્ટ આપીને એમની પાસેથી ખરીદીશું। સરકાર દ્વારા જે કરારિત થયું છે એ ભાવે। સર આનો કેવી રીતે કેર કરવામાં આવશે? આની કેરમાં તમે જોઈ શકો છો એમ અત્યારે ઓલરેડી બેરિકેડ ચારો તરફથી લાગી ગઈ છે। એના માટે બરફ ના જામે એના માટે એક ટાંકીની વ્યવસ્થા કરી છે કે જેથી એ ઓક્સિજનની પાઇપલાઇનની અંદર બરફ ફ્રીઝ ના થઈ જાય ટેમ્પરેચરના કારણે। સિક્યુરિટી મુહૈયા કરાઈ છે અને ટેન્ક ઉપર હેલોજન લાઇટથી प्रकाशित કરવામાં આવી છે અને सीसीटीवी सर्वेलेंस में। पिछले दिनों गोत्री अस्पताल में भी ऑक्सीजन आपूर्ति में कमी का मामला सामने आया था, जिसके चलते गोत्री अस्पताल में भी 13,000 लीटर की लिक्विड ऑक्सीजन टैंक बनाई गई है, जिससे जरूरत पड़ने पर कोरोना संक्रमितों को ऑक्सीजन सप्लाई किया जाएगा। गोत्री अस्पताल द्वारा मामले से ओएसडी डॉक्टर विनोद राव को अवगत कराए जाने के बाद गोत्री में भी लिक्विड ऑक्सीजन टैंक का इंतजाम कर दिया गया है। છેલ્લા થોડા સમયથી ઇન્ડસ્ટ્રીયલ ઓક્સિજનમાં સપ્લાય વધુ થવાથી મેડિકલ ઓક્સિજનના સપ્લાયમાં ઘટાડો નોંધાયો હતો અને ઘણી બધી ક્રાઇસિસનો સામનો કરવો પડ્યો હતો। એથી તંત્રને રજૂઆત કરવાથી આજે ગુજરાત ગવર્મેન્ટના ગુજરાત મેડિકલ કોર્પોરેશન દ્વારા ટેન્ડર મંજૂર કરી અને આઇનોક્સની
13,000 લીટરની ટાંકીનું ઇન્સ્ટોલેશન આજે ગોત્રી મેડિકલ કોલેજ ખાતે કરવામાં આવ્યું છે અને ગોત્રી મેડિકલ કોલેજ ખાતેનો જે ઉપયોગ છે ઓક્સિજનનો એ લગભગ 15 ટનની આસપાસ છે અને આ 13,000 લીટરની ટાંકી નાખવાથી દિવસમાં 1 કે 2 વખત રિફિલ કરવાથી આખા ઓક્સિજનની તમામ ઓક્સિજન રિક્વાયરમેન્ટ પૂરી પડે અને આરામથી ગેરંટેડ અનઇન્ટરપ્ટેડ ઓક્સિજન સપ્લાય મળ્યા કરે એની તકેદારી રાખવામાં આવશે. કોરોનાની મહામારી ચાલે છે દરમિયાન શરૂઆતમાં સપોર્ટ સિસ્ટમ તરીકે લાઇફલાઇન મેડિકલ ગેસીસ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ દ્વારા જે ઓક્સિજનનો જથ્થો પૂરો પાડવામાં આવતો હતો એને બેકઅપ પ્લાન તરીકે ચાલુ રાખવામાં આવશે. લગભગ ગોત્રી મેડિકલ કોલેજમાં 225 થી 270 દર્દીઓની સરેરાશ એડમિશન હોય છે અને લગભગ 100 બેડનું આઈસીયુ છે એ પણ લગભગ 90% જેટલું ઓક્યુપન્ટ રહેતું હોય છે અને અમારી ડેલી રિક્વાયરમેન્ટ લગભગ 13 ટનથી 17 ટનની આસપાસ રહેતી હોય છે. પહેલાં જે દર્દીઓને ઓક્સિજનની જે સમસ્યા રહેતી હતી તે હવે નહીવત કહી શકાય કે હવે ઓક્સિજનની સમસ્યા નહીં રહે. ઓક્સિજનની સમસ્યા હતી નહીં, પરંતુ ઓક્સિજન લિક્વિડ ઓક્સિજનને પ્રોક્યોર કરવામાં ઘણી તકલીફ પડતી હતી કારણ કે વારે ઘડી અવારનવાર ફોન કરવા પડે, અવારનવાર પોટા કરાવીને ભરવા મોકલવા પડે. એના બદલા કન્ટિન્યુ સપ્લાય ચાલુ રહેશે એટલે ઓક્સિજન સપ્લાયમાં તકલીફ તો નહોતી, પરંતુ જે અનઇન્ટરપ્ટેડ અને વારે ઘડીએ ફોન કરવા પડે, વારે ઘડીએ ભરવા જવું પડે એમાંથી રાહત મળશે. नवरचना स्कूल के छात्र निसर्ग चड्ढा ने जेईई मेंस में ऑल इंडिया स्तर पर दूसरा स्थान प्राप्त कर वडोदरा शहर का नाम रोशन किया है. कोरोना महामारी के बीच पिछले दिनों जेईई मेंस की परीक्षा ली गई थी. उसके परिणाम आज घोषित किए गए. इन परिणामों में वडोदरा शहर की नवरचना स्कूल के छात्र निसर्ग चड्ढा ने पूरे गुजरात में प्रथम स्थान और भारत में दूसरा स्थान हासिल कर स्कूल का और शहर का नाम राष्ट्रीय स्तर पर रोशन किया है. हमारे स्कूल का बच्चा है निसर्ग चड्ढा, वो ऑल इंडिया रैंक 2 है और गुजरात टॉपर है जेईई के मेंस के एग्जाम्स में. कितने बच्चों ने इसमें एग्ज़ाम दी थी? इसमें तो पूरे देश में से लाखों बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं. क्या कहना चाहोगे, बच्चे ने इतना आगे प्रगति हमको की, तो आपका नाम भी गौरव बढ़ाया है स्कूल का. हमको तो बहुत हम फीलिंग है प्राइड की कि हमारा बच्चा जो है उसे हमें एक्सपेक्टेशन था हमेशा कि वो अच्छा करेगा, क्योंकि वो शुरू से नर्सरी से लेकर 12th तक वो हमारा बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट रहा है. तो उम्मीद तो थी कि वो अच्छा करेगा, पर ऑल इंडिया रैंक 2 और गुजरात टॉपर तो बहुत बड़ी बात है और हम तो बहुत बहुत अभिमान फील कर रहे हैं. मैडम, स्कूल की तरफ से क्या कहना चाहोगे आप बच्चों को और उसके पेरेंट्स को? हम ये उस बच्चे की मेहनत और उसके पेरेंट्स की डेडिकेशन का असर है, का नतीजा है कि बच्चे ने इतना अच्छा किया है. मैं बहुत बहुत खुशी के साथ कंग्रेचुलेट करना चाहती हूँ बच्चे को और पेरेंट को, और आगे के उसके फ्यूचर के लिए बेस्ट विशेस देना चाहती हूँ. सरकार द्वारा कोरोना के इलाज के लिए अस्पतालों को फिक्स रेट दिए गए हैं, लेकिन उसके बाद भी निजी अस्पतालों द्वारा मरीजों से ज्यादा पैसे चार्ज किए जाने के कई मामले सामने आ रहे हैं, जिस पर वडोदरा महानगर पालिका के स्वास्थ्य विभाग ने ठोस कार्यवाही की है. कोरोना इलाज के लिए निजी अस्पतालों के लिए सरकार ने चार्ज फिक्स किए हैं. उसके बावजूद निजी अस्पताल मनमाने चार्ज ले रही है. ऐसे कई मामले सामने आने पर शहर की 9 अस्पतालों से ओएसडी डॉक्टर विनोद राव और मंत्री योगेश पटेल की पहल से 19 केस में 4,94,581 रुपए वापस कराए गए हैं, जिसमें शहर की कई छोटी बड़ी अस्पतालों और लेबोरेटरी के नाम शामिल है. इतना ही नहीं, अस्पतालों के बाहर फिक्स रेट के बोर्ड भी लगा दिए गए हैं ताकि कोई भी अस्पताल मरीजों से कोरोना के इलाज के लिए ज्यादा पैसे वसूल ना सके. जिसमें रामकृष्णा अस्पताल में एक केस में 10,000 से ज्यादा पैसे लिए गए थे. जुपिटर अस्पताल में एक केस में 36,987 रुपए ज्यादा लिए गए थे. सत्यम अस्पताल में 5 मामलों में 1,59,245 रुपए ज्यादा मरीजों से लिए गए थे. सविता अस्पताल के 2 केस में 75,700 रुपए ज्यादा लिए गए. श्रीजी अस्पताल के एक केस में 46,470 रुपए ज्यादा लिए गए. वहीं शुकन अस्पताल में एक मामले में 15,000 रुपए ज्यादा लिए गए थे. स्टर्लिंग अस्पताल ने 2 मरीजों से 35,500 रुपए ज्यादा वसूले. वहीं रीदम अस्पताल ने एक मामले में 48,000 रुपए मरीज से ज्यादा ले लिए थे. यूनिटी अस्पताल ने 4 मामलों में 67,650 रुपए ज्यादा लिए थे, जो अब वीएमसी की सहायता से मरीजों को वापस किए गए हैं. डिवाइन लेबोरेटरी ने 17 मरीजों से टेस्ट से 500 रुपए ज्यादा लिए थे, जो वापस कराए गए हैं. कुल मिलाकर 19 मामलों में 4,94,581 रुपए मरीजों को वापस किए गए हैं.
कैसा होता है वहाँ प्रश्नकाल, किस तरह की वहाँ चर्चा होती है और किस तरह की समस्याएं वहाँ उठाई जाती है, किस तरह के मुद्दों पर चर्चा होती है। ये देश का संविधान का मंदिर है। कभी जीवन में सोचा भी नहीं है कि मैं सांसद बनूंगी। पार्लियामेंट में 11 बजे से 12 बजे जो भी विभाग के प्रश्न है हम हमारे मंत्री जी को प्रश्न पूछ सकते हैं। वडोदरा शहर के लोगों को ये जरूर बताना चाहेंगे कि आपके अधिकार क्षेत्र में क्या क्या आता है। पार्लियामेंट में मुझे जो प्रश्न उठाना है वो हमारे वडोदरा का क्या जरूरत है। संसद भवन में उठाने वाले मुद्दों से लेकर सांसद के अधिकार क्षेत्र तक के सवाल शहर की सांसद रंजनबेन भट्ट से देखिए संसद, सांसद और सवाल में रविवार दोपहर 2 बजे VNM टीवी के YouTube चैनल और Facebook पेज पर। राष्ट्रीय कामधेनु आयोग के चेयरमैन डॉक्टर वल्लभ कथेरिया आज शहर के मेहमान बने और इस दौरान उन्होंने एलोपैथी के साथ साथ आयुर्वेद को तवज्जो दिए जाने की बात कही। अंकोड़िया में इंदु आयुर्वेद कोविड केयर सेंटर के शुभारंभ के मौके पर राष्ट्रीय कामधेनु आयोग के चेयरमैन डॉक्टर वल्लभ कथेरिया उपस्थित रहे। इस मौके पर उन्होंने पत्रकारों से रूबरू होते हुए एलोपैथी के साथ साथ आयुर्वेदिक की महत्ता भी समझाई और गुजरात सरकार मान्यता प्राप्त 35 बेड के कोविड केयर सेंटर के लिए डायरेक्टर डॉक्टर विजय शाह को अभिनंदन भी दिया। इस मौके पर राजकोट के वैद्य हितेश जानी, सांसद रंजनबेन भट्ट, मेयर डॉक्टर जिगीशा सेठ, विधायक जीतू सुखड़िया, सीमा मोहिले समेत के गणमान्य की उपस्थिति रही। स्ट्रेन बदले ट्रेन नहीं स्ट्रेन એટલે વાયરસની અંદર જેમ આપણે કહીએ ને કે દાદા જેવો દીકરો દીકરા જેવો પત્રો એટલે જેમ જેમ નવી જનરેશન આવતી જાય તેમ એમાં મ્યુટેશન આવતી જાય એટલે ઇન્ફેક્ટ તો આ લગભગ ચોથી સ્ટ્રેન બદલાની એવું લાગે છે। આખા વર્લ્ડમાં ઘણી જગ્યાએ કારણ કે જેમ આફ્રિકા હોય તો ત્યાં સ્ટ્રેન જુદો છે, એશિયા હોય તો જુદો હોય, યુરોપમાં જુદું છે, અમેરિકામાં વધારે રેસ થાય તો ત્યાં મારકતા વધારે છે। એટલે વાયરસ એક જ હોય પણ વાયરસની મારકતા ઓછી હોતી હોય એવું દેખાય કે આજે વડોદરાની સાંસ્કૃતિક નગરીમાં હિન્દુ આયુર્વેદ પંચગવ્ય કોવિડ કેર સેન્ટરની સ્થાપના થઈ રહી છે, શરૂઆત થઈ રહી છે। આયુર્વેદ અને પંચગવ્યમાં કોરોના જેવી અનેક મહામારીઓને ધ્વસ્ત કરવાની જે તાકાત છે અને ત્યારે ઇન્ટિગ્રેશન ઓફ મેડિસિન એલોપેથી આયુર્વેદ બધાને સાથે રાખીને ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ કરીને દર્દીઓને કેવી રીતે વધુ સારા કરવા, પ્રિવેન્ટિવ, પ્રમોટિવ અને ક્યુરેટિવ હેલ્થ એ બધાનો સમન્વય કરીને આજે આ કેન્દ્ર શરૂ થઈ રહ્યું છે, સેન્ટર શરૂ થઈ રહ્યું છે। ડૉક્ટર વિજયભાઈ, ડૉક્ટર હાર્દિકભાઈ અને તેમની સમગ્ર ટીમને અને મેયરશ્રી અને સરકારશ્રી કે જેમણે આ પરમિશન આપી આ પ્રકારનું આયુર્વેદિક કોવિડ કેર સેન્ટર શરૂ કરવા માટે એમને બધાને હું અભિનંદન પાઠવું છું। સાહેબ સૌથી મહત્વપૂર્ણ જે રીતે આયુર્વેદિક લોકોમાં એક માન્યતા એવી છે, ચલો આયુર્વેદિક બહુ સારી છે, અમે પણ એ વાતથી આપણે લોકો જગ જાહેર વાત છે તો આપણે એને સહેમત થઈએ, પરંતુ આ પ્રોસિજર બહુ લેન્થી હોવાને કારણે લોકો એલોપેથી પર વધુ આકર્ષાય છે। તો સાહેબ એવું નથી લાગતું કે આમાં બી કંઈક સંશોધનો થવા જોઈએ કે જેનાથી લોકો, કારણ કે આયુર્વેદિક હોસ્પિટલમાં કોવિડ જશે તો 1 મહિનો થઈ જશે એને સાજો થતા, અહીંયા કરીને અઠવાડિયા 15 દાડામાં સાજો થઈ જાય, એ પણ ગેરમાન્યતા છે। જી આયુર્વેદમાં પણ ઇમરજન્સી સારવાર માટેની સુવિધા, એના માટેના આખી જે આયુર્વેદની ફાર્માકોપિયા છે, એની જે દવાની આખી બુકો છે એમાં પણ ઇમરજન્સી સારવારની વ્યવસ્થા છે। કોવિડ કેર સેન્ટરમાં હું તો કહીશ કે જે રીતે આખા દેશમાં શરૂ થયા છે અને રિઝલ્ટ આવ્યા છે એમાં 5 દિવસથી માંડીને 10 દિવસમાં પણ નેગેટિવ થયા છે। એટલે એવું જરૂરી નથી કે આ જ્યાં ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ કરવાનો છે, જ્યાં વેન્ટિલેશનનો ઉપયોગ કરવાનો છે, જ્યાં IV ફ્લુઇડ ઇન્જેક્ટેબલ દવા આપવાની છે ત્યાં ચોક્કસ રીતે એના રિઝલ્ટ ફાસ્ટ આવે છે એલોપેથીમાં અને આયુર્વેદના એના ઘટકો પ્રમાણે। અને એટલા માટે તો મારો આ પ્રયાસ છે કે આવનારા દિવસોમાં આ સંશોધન ફક્ત કોવિડ માટે ન અટકે પરંતુ આવી અનેક રોગો માટે અને અનેક દવાઓ માટે જે આયુર્વેદમાં પ્રસ્થાપિત છે એનો આજના સમય પ્રમાણે એવિડન્સ બેઝડ આજની ટેકનોલોજી, આજની ગાઈડલાઇન મુજબ WHO ની હોય કે ICMRની હોય એ મુજબ સંશોધનો થાય એ માટેનો આ ક્લિનિકલ ટ્રાયલનો અમારો એક નમ્ર પ્રયાસ છે। આયુર્વેદિક સામે સમગ્ર વિશ્વ પડ્યું એવું લાગે, કારણ કે જેમ જેમ આયુર્વેદિકનું ધારો કે બાબા રામદેવ હોય, અમદાવાદ સુરતનો સંદીપ હોય કે અન્ય લોકો જ્યારે આયુર્વેદિકનો પ્રચારના પ્રસાર માટે દવાઓ શોધવાની દાવાઓ કરે છે ત્યારે WHO એની સામે પડી જાય છે, એટલે લાગે છે કે આ હિન્દુસ્તાનના આયુર્વેદિક સામે સમગ્ર વિશ્વ પડ્યું છે। આમાં 2 વસ્તુ છે। એક તો
WHO કે બાકીની ICMR હોય ત્યાં એકદમ એવિડન્સ બેઝ સાયન્ટિફિકલી જે કંઈ ક્રાઇટેરિયા અને ગાઈડલાઇન હોય છે એ મુજબ આ સંશોધન થવા જોઈએ, રિસર્ચ થવું જોઈએ. ક્યાંય ને ક્યાંય એવું નથી થતું હતું એટલે ક્યાંય આવો થયો હશે. બીજું કે બાકીનો જે વૈશ્વિક કોમ્પિટિશનનો જમાનો છે, વૈશ્વિક આજે જે વાતાવરણ છે એમાં કોમ્પિટિશનમાં ક્યાંય ને ક્યાંય લાગે કે ભાઈ ભારત આત્મનિર્ભર થઈ જાય, ભારતનું આયુર્વેદ આખું વિશ્વમાં જાય તો ઘણી બધી બાકીની ઇકોનોમીને અસર કરે. આજે ફાર્માસ્યુટિકલનું માર્કેટ કેટલું છે એને બદલે જો તમે આપણા ઘરમાં જ આપણી જે ઔષધિઓ છે, આપણો ખોરાક છે, આપણી લાઈફસ્ટાઈલ છે એ જો આપણે અપનાવવા મળીએ તો મેડિસિનનું ને હેલ્થનું બજેટ 50% થઈ જાય. એટલે એ સામે પણ એ પણ લોબી કામ કરતી હોય ત્યારે આપણે લડાઈ લડીને આપણે આપણી વાતને સાચા અર્થમાં એ લોકોની ભાષામાં આપણે એને પ્રૂવ કરીને બતાવવું છે. જે ચેલેન્જ આવી છે આ કોવિડ પછી, અને એ કોવિડ ચેલેન્જમાં આપણો દેશ, આપણી ભારત સરકાર અને આપણા આયુર્વેદના ડૉક્ટરો હું ચોક્કસ રીતે કહીશ કે સક્ષમ છે અને આવનાર દિવસોમાં સફળ સાબિત થઈને રહેશે. ઓકે સર, આપે કીધું કે આયુર્વેદિક સૌથી બેસ્ટ છે, તો નવરાત્રિને લઈને બે હિસ્સામાં વેચાઈ ગયા છે, એલોપેથી અને આયુર્વેદિક. આયુર્વેદિક કહે છે કે ગરબા થવા જોઈએ, ઇટ્સ ગુડ. એલોપેથી ના પાડી રહ્યું છે. સાહેબ, આપ શું કહો છો કે જો આપ દાવો કરો છો કે જો આયુર્વેદિકમાં તાકાત હોય તો પછી ગરબા થવા જોઈએ? ગરબા સાથે કે આયુર્વેદિક સાથે આને કોઈ કોન્ટ્રોવર્સીમાં લાવવાની એટલા માટે જરૂર નથી કે ગરબા એક સામાજિક આખો અલગ છે. જો સોશિયલ ડિસ્ટન્સિંગ કે ટચ ન થાય, માસ્ક બરાબર છે, એ જે ક્રાઇટેરિયા છે એ તો તમારે ને મારે ગમે ત્યાં પાડવાના છે. એને ઇટ્સ એ કોમન, એમાં એ આયુર્વેદ અને એલોપેથી કંઈ છે જ નહીં. એટલે આવી ખોટી ચર્ચામાં કર્યા વગર અત્યારે તો આ રોગને નાથવા માટે, આ રોગ જે સંક્રમણ વધી રહ્યું છે એ ઘટે અને આપણે બધા સ્વસ્થ થાય એ માટે જે કંઈ પગલાં લેવા જોઈએ એ બધું એમાં કોઈ પછી ઉલટાનું ઇન્ટિગ્રેશન કરીને ક્યાંય આપણે બધાય સાથે રહીને પ્રયાસ કરવા જોઈએ. એમાં કોઈ હર્ટ કે કોઈ એકબીજાને આક્ષેપ કરવાની વાત કરવી જ નથી. स्मार्ट सिटी बनने जा रहे वडोदरा शहर में बुनियादी सुविधाएं भी लोगों को नहीं मिल रही है. ऐसे में लोक सरकार टीम द्वारा लोगों को सुचारू जल आपूर्ति मामले वार्ड कार्यालय में आवेदन देकर मामले पर शिकायत दर्ज कराई गई, जिसमें डभोई रिंग रोड पर वुडा आवास के लोगों की समस्या को उजागर किया गया. डभोई रिंग रोड पर बालाजी डुप्लेक्स के पीछे कई पुराने मकान हैं. यहां पिछले कई समय से सुचारू जल आपूर्ति नहीं हो पा रही है. यहां के लोगों को कई किलोमीटर दूर चलकर कुएं में से पानी भरकर लाना पड़ता है. स्मार्ट सिटी की ओर आगे बढ़ रहे वडोदरा शहर के लोगों की स्थिति पर लोक सरकार टीम द्वारा आवाज उठाई गई. हरियाली હોટલની પાસે રૂડાના મકાન તો 4 વર્ષ રહીએ છે, નહીં નાવા ધોવાનું પાણી કે નહીં પીવાનું પાણી. જન્ના આયા તન્ના બાપોથી પાણી લઈએ છે, બધાને કહીએ છે, કોઈ સાંભળતું નહીં અમારું. 4 વર્ષથી તકલીફ પડે, પાણી ખેંચી ખેંચીને બધા મરી ગયા જવન ને જવન. તો આ છાતીમાં દુખાવો થઈ જાય છે. हम वार्ड नंबर 3 में वुडा के जो मकान है हरियाली के पीछे, उसके लिए हम पानी के निरीक्षण, पानी नहीं आता लोगों को, 140 मकान है, उनको 4 साल से पानी की तकलीफ़ है. जो कुछ दिन पहले हम जाके वहाँ पे हमने देखा गंदगी भी बहुत है, तो उसके संदर्भ में आज उनकी वहाँ की पब्लिक को लेकर आए हैं और इनसे निवेदन करने आए हैं कि वो वहाँ पानी की सगवड़ जल्द से जल्द कर रहे हैं. शहर में आज शनिवार को पाए गए 121 कोरोना केस के साथ अब कोरोना संक्रमितों की संख्या 9,543 पर पहुंच गई है. वडोदरा महानगर पालिका द्वारा जारी किए गए आज के बुलेटिन में 121 नए केस कोरोना के पॉजिटिव होने की पुष्टि की गई. इसके बाद अब शहर में कोरोना वायरस से संक्रमितों की संख्या 9,543 हो गई है. पिछले 24 घंटों में शहर में 3,227 लोगों के कोरोना टेस्ट किए गए, जिसमें से 3,106 टेस्ट नेगेटिव और 121 टेस्ट पॉजिटिव आए हैं. 2 नई मौत के साथ 160 लोगों की मौत भी हुई है. शहर में अब 1,330 कोरोना के सक्रिय केस हैं. 1129 लोगों की स्थिति स्थिर है. 147 मरीज ऑक्सीजन पर है, 54 मरीज वेंटिलेटर पर है और 103 संक्रमित डिस्चार्ज भी हुए हैं. शहर में 8,053 लोग कोरोना से अब तक रिकवर भी हुए हैं. भारतीय जनता पार्टी की काउंसिलर शकुंतला सोलंकी भी कोरोना संक्रमण का शिकार हुई होने का मामला सामने आया है. वहीं पूर्व मंत्री भूपेंद्र लाखावाला और उनकी पत्नी भी कोरोना की चपेट में आ गए हैं. वक्त है एक छोटे से ब्रेक का. बने रहिए हमारे साथ. ब्रेक के उस पार भी खबरें लगातार जारी रहेगी.
पेरेंट्स और छात्र ये सोच रहे होंगे कि अब MBBS के लिए कहाँ एडमिशन ले और अगर विदेश पढ़ाई के लिए जाना चाहते हैं तो कौन सी कंट्री में जाना चाहिए। इन सारे सवालों के जवाब ढूंढने के लिए मैं पहुंची हूं एजुकेयर ओवरसीज सेंटर में। बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हो गए जो कंफ्यूज हो गए कि MBBS करवाना है, इंडिया में ले एडमिशन, अब्रॉड में ले। उसके सामने हमारे पास सीट्स है इंडिया में बहुत कम है, तो पेरेंट्स ऐसे कंफ्यूज रहते हैं कि बच्चों को कहाँ पे एडमिशन ले। एजुकेयर ओवरसीज एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि आपको स्टूडेंट को आफ्टर 12th MBBS कहाँ पे करना है, ये सारा गाइडेंस एजुकेयर ओवरसीज में आपको मिलेगा। MBBS इन जॉर्जिया में पिछले 6 साल से हमने काफ़ी सारे स्टूडेंट को भेजा है। कोरोना मुक्त कंट्री जॉर्जिया MBBS पढ़ाई के लिए जा सकते हैं स्टूडेंट्स। जानिए क्या है प्रोसीजर। VNM TV इन और डैन केबल पर, VNM TV यूट्यूब चैनल पर और VNM TV फेसबुक पेज पर 13 सितंबर रविवार रात 9 बजे देखिए। पारुल यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी वडोदरा गुजरात। पानेरी एथनिक एंड स्टाइलिस्ट शॉर्ट एंड लॉन्ग कुर्तीज, लेगिंग्स, पटियाला, प्लाजो और पैंट की ढेरों वैरायटीज के साथ पानेरी में है इनरवेयर का भी कलेक्शन। अमांटे, ट्रायम, लेनिसा, जॉकी, लिबर्टी वर्ल्ड जैसी इंटरनेशनल ब्रांड के साथ स्वीट ड्रीम, सोनाली, ट्राइलो, एनामोर, लावण्य और जूलियट ब्रांड भी। और हाँ, पानेरी में अब अवेलेबल है मेंस अंडरगारमेंट्स, मेंस नाइटवेयर और मेंस स्पोर्ट्स वेयर भी। पानेरी 10 राजनगर सोसाइटी नियर कलश सर्कल, अकोटा स्टेडियम रोड, वडोदरा। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा 13 सितंबर रविवार 2 से 5 बजे तक नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट यानी नीट की परीक्षा देश के 155 शहरों में स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा दिए गए कोरोना गाइडलाइंस के संपूर्ण पालन के साथ होगी। सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजिंग समेत की सभी तैयारियों के साथ हो रहा है नीट का आयोजन। छात्रों और अभिभावकों से अनुरोध है कि गाइडलाइन का पालन करने में सहयोग करें, अपने ID कार्ड साथ रखें और समय से अपने सेंटर पहुंचे। VNM TV की ओर से सभी नीट की परीक्षा देने वाले छात्रों को शुभकामनाएं। कोरोना कोरोना कोरोना, आप क्या सोच रहे हो? मैं तो ये कह रही हूँ कि आप अपने ही घरों में रसोई करो ना। लॉकडाउन के दौरान हमने बहुत सारी रेसिपीज ट्राई की है, कुछ रेसिपीज हमने मॉडिफाई भी की है। ठीक उसी तरह से हमने भी आपका पसंदीदा शो आपकी रसोई मॉडिफाई किया है और उसे हम लेकर आए हैं एक नए रूप में, जहां आपको अपनी रेसिपी खुद ही शूट करनी है। कैसे, आइए देखते हैं। तो आइए आज बनाते हैं क्रिस्पी फ्राइड मसाला भिंडी। सबसे पहले भिंडी को अच्छे से धो लें। इस तरह से लंबे लंबे टुकड़ों में इसे काट लीजिए। तेल गरम करना है। कटी हुई भिंडी जो है कढ़ाई में डालनी है। मीडियम टू हाई फ्लेम पे इसे हल्के हल्के हमें फ्राई करना है, धीरे धीरे। इसे जलाना नहीं। आप देख सकते हैं इसका कलर थोड़ा सा चेंज हुआ है और भिंडी थोड़ी सी जो है वो श्रिंक हो गई है। और उसके बाद आप सारी भिंडी पेपर नैपकिन पे निकाल लीजिए ताकि वो एक्स्ट्रा ऑयल जो है वो सोक कर लें। और अब करना है मसाला। हम डालेंगे नमक, लाल मिर्ची पाउडर, अगर आप तीखा खाते हैं तो ये रेड चिली पाउडर थोड़ा ज़्यादा डाल सकते हैं, और आमचूर पाउडर। बस ये 3 मसाले हमें डालने हैं। बस मिक्स कर लेना है। क्रिस्पी फ्राइड मसाला भिंडी खाने को तैयार है। तो देखा आपने कितना आसान है अपनी रेसिपी को मोबाइल के जरिए शूट करना। लेकिन आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है कि जब आप अपनी रेसिपी मोबाइल के जरिए शूट कर रहे हैं तो वो शूट आपको हॉरिजॉन्टली करना है, और दूसरा अपनी रेसिपी के बारे में खुद ऑन स्क्रीन हमारे दर्शकों को कुछ बताना भी है, ताकि हम आपको और आपकी जायकेदार रसोई को सभी के रसोई तक पहुंचा सके। तो इंतजार किस बात का, फटाफट वीडियो शूट करके स्क्रीन पे दिख रहे नंबर पर हमें जरूर भेजें।
उंडेरा में CNEW संस्था द्वारा प्रकृति संरक्षण और संवर्धन में किसान भी सहभागी बने इस आशय के साथ जमीन को पोषण दे ऐसे पौधों का वितरण रविवार को किया जाएगा। सेंटर फॉर नेचर एंड इकोसिस्टम वेलबींग संस्था द्वारा 13 सितंबर सुबह 10 बजे पौधा वितरण का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। उंडेरा में आयोजित इस कार्यक्रम में सीता अशोक, कड़ू इंद्रजव, पुदीना, चारोली, आंवला, सफेद कौचा जैसी कई वनस्पतियों का वितरण किया जाएगा। उंडेरा में CNEW संस्था द्वारा प्रकृति संरक्षण और संवर्धन में किसानों को भी सहभागी करने के भाग रूप ये अनोखा प्रयास किया जा रहा है। कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ रहे कोरोना वॉरियर्स को लगातार सम्मान की नजरों से देखा जा रहा है। ऐसे में बड़ौदा नायर वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा उर्मी स्कूल में SSG और गोत्री अस्पताल के डॉक्टर, नर्स और पैरामेडिकल स्टाफ का सम्मान किया गया। जब से वडोदरा शहर में कोरोना के मामले दर्ज हुए हैं, तब से SSG और गोत्री अस्पताल में कोरोना का इलाज जारी है। पिछले 6 महीनों से दोनों अस्पताल के डॉक्टर, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ रहे हैं। ऐसे में बड़ौदा नायर वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा इन कोरोना वॉरियर के सम्मान का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें गोत्री मेडिकल कॉलेज के सलाहकार डॉक्टर मीनू पटेल, SSG के सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर रंजन अय्यर, गोत्री मेडिकल कॉलेज के सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर विशाल पंड्या, चीफ मेडिकल ऑफिसर उदय कुमार तिलावट, BRG ग्रुप के अध्यक्ष बकुलेश गुप्ता और SSG अस्पताल में लगी आग में जान की बाजी लगाकर कोरोना मरीजों को बचाने वाले डॉक्टर और नर्स का सम्मान किया गया। इस मौके पर बड़ौदा नायर वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से अध्यक्ष मोहन नायर ने शॉल ओढ़ाकर स्मृति चिन्ह देकर कोरोना वॉरियर के योगदान को सराहा। नायर वेलफेयर एसोसिएशने हमेशा सामाजिक सेवा में पहल करेली है। आ पहली बार नहीं कि नायर वेलफेयर समाजना कोई प्रोग्राम में हूँ उपस्थित रह्यो हूँ। दरेक आफत वक्ते, दरेक उत्सव वक्ते आ एसोसिएशने खूब ज आगळ पड़ीने भाग भजवेलो छे। चाहे पूरनी होनारत होय, अर्थक्वेक होय, मने ए पण याद छे के आपणे जे अत्यारे कोरोना महामारी साथे लड़ी रह्या छे। दरेक प्रसंगे सारा नरसा नायर वेलफेयर एसोसिएशने अवसर उचित रेस्पॉन्स रूपे काम करेलू है, समाज सेवानुं काम करेलू है। ए लोकोनी सुदामानी जोड़ी जेवो एक प्रोग्राम है ज्यां ए लोको गरीबोने धनधान पूरुं पाडता होय छे। ए सिवाय अनेक गरीब दर्दीओ माटे ट्रीटमेंटनो खर्चो मोकलवो, आ प्रकारनी अविरत चालती एमनी समाज सेवाओ ने हूँ बिरदावुं छुं। आज कोरोना वॉरियरનું જે એમણે સન્માન કર્યું, આટલા બધા કોરોના વોરિયરને બંને સંસ્થાઓ SSG હોસ્પિટલ અને ગોત્રી હોસ્પિટલમાંથી બોલાવીને અત્રે ઉપસ્થિત રાખીને એમનું જાહેર બહુમાન કરવું અમારા ઉત્સાહને વધારવા માટે આ જે કાર્ય છે એ ખૂબ જ આગળ પડતું છે ને અમારા બરોડા નાયર વેલફેર એસોસિએશનનું ઓણમ સેલિબ્રેશન અને અમારા સિલ્વર જ્યુબલી સેલિબ્રેશન એના અનુસંધાને અમે વિચાર કર્યો કે આપણા જે કોવિડ વોરિયર્સ છે વડોદરાના એમના સન્માન કરીએ। એના માટે આજે પ્રોગ્રામ ઉર્મી સ્કૂલમાં રાખવામાં આવ્યો છે। એમાં ઓછામાં ઓછા 40 ડૉક્ટર્સ, સેલેક્ટેડ ડૉક્ટર્સ અને 150 નર્સિસ અને 60 પેરામેડિકલ સ્ટાફ એ લોકોને અમે સન્માન કરે છે। हरणी संगम रोड पर सिख संप्रदाय द्वारा सारागढ़ी दिवस पर 21 सैनिकों द्वारा 10,000 अफगानी सेना को पाठ पढ़ाया गया था। उस इतिहास को याद करते हुए सिख यूथ संगठन द्वारा कोरोना वॉरियर्स का सम्मान किया गया। कुछ घटनाएं इतिहास के पन्नों में अमर हो जाती है, वही एक घटना है सारागढ़ी की जंग। सारागढ़ी जो एक किला था जिसमें 36 सिख रेजिमेंट तैनात थी, जो अफगानिस्तान बॉर्डर पर था। आज ही के दिन 21 सिख नौजवानों ने 10,000 जो अफगानी थे उनका सामना किया था, जिनमें उन्होंने उनको मुंह तोड़ जवाब दिया था। तो हम बहुत अपने आप को महान महसूस करते हैं कि जो हमारी भारत भूमि है
वही भारत भूमि के हम भी हिस्सा हैं जिस भारत भूमि ने ऐसे महान योद्धाओं को जन्म दिया है। तो उन्हीं की याद में आज हम बड़ौदा का जो यूथ है हम मिलकर आज जो कोरोना वॉरियर्स है, जो बिना भेदभाव धर्म देखे ऐसे संकट समय में जिन्होंने लोगों की मदद की है, सेवा की है, उनको हम सम्मान कर रहे हैं। और हम जो 21 शहीद थे उनको आज हम ये कोरोना वॉरियर्स जो आए हुए हैं उनके रूप में हम देख रहे हैं। तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि इतना सब ने सपोर्ट किया है। आज सारागढ़ी दिवस 12 सितंबर के दिन पर ये जो कोरोना वायरस की जो महामारी चल रही है उसके अंदर जिन लोगों ने सेवा की है उन लोगों को सम्मानित करने का आयोजन आज यहाँ पे किया गया है। वडोदरा के अलग अलग इलाके से जो कोरोना वॉरियर्स थे, जिन लोगों ने लॉकडाउन के पीरियड दौरान जो सेवा करी है उन लोगों को आज यहाँ पे बुलाने में आया है और उनको सम्मानित किया जा रहा है। मैं यहाँ के जो ऑर्गेनाइजर्स है, आशीष भाई मूले है, रौनक भाई है, सचिन भाई है, मैं इन सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि आज के पवित्र दिन पर आपने हमें बुलाया और इस योग्य समझा और आपने हमें सम्मानित किया, इसलिए आप सबका खूब खूब आभार। कैसा होता है वहाँ प्रश्नकाल, किस तरह की वहाँ चर्चा होती है और किस तरह की समस्याएं वहाँ उठाई जाती है, किस तरह के मुद्दों पर चर्चा होती है। ये देश का संविधान का मंदिर है। कभी जीवन में सोचा भी नहीं है कि मैं सांसद बनूंगी। पार्लियामेंट में 11 बजे से 12 बजे जो भी विभाग के प्रश्न है हम हमारे मंत्री जी को प्रश्न पूछ सकते हैं। वडोदरा शहर के लोगों को ये जरूर बताना चाहेंगे कि आपके अधिकार क्षेत्र में क्या क्या आता है। पार्लियामेंट में मुझे जो प्रश्न उठाना है वो हमारे वडोदरा का क्या जरूरत है। संसद भवन में उठाने वाले मुद्दों से लेकर सांसद के अधिकार क्षेत्र तक के सवाल शहर की सांसद रंजनबेन भट्ट से देखिए संसद, सांसद और सवाल में रविवार दोपहर 2 बजे VNM टीवी के YouTube चैनल और Facebook पेज पर। राष्ट्रीय कामधेनु आयोग के चेयरमैन डॉक्टर वल्लभ कथीरिया वडोदरा आए और इस दौरान उन्होंने आने वाले 5 सालों में हर शहर में गौ सदन बनाने की बात कही VNM टीवी से एक विशेष बातचीत में। नमस्कार, मैं गायत्री व्यास VNM टीवी से। आज मैं बात करूंगी गौ माता के भविष्य के बारे में और इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे गुजरात के पूर्व सांसद और राष्ट्रीय कामधेनु आयोग के अध्यक्ष वल्लभ कथीरिया जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद, सुस्वागतम। सर, सबसे पहला मेरा यही सवाल है कि हमारे देश में गौ माता को माँ का दर्जा दिया गया है और जब हम गौ बोलते हैं तो वो माता अपने आप जुड़ भी जाता है कि गौ माता के नाम से ही हम पुकारते हैं। तो क्या कामधेनु आयोग आस्था और श्रद्धा पर निर्भर रहेगा या फिर गौपालकों के आर्थिक सहाय में भी कुछ मदद होगी? राष्ट्रीय कामधेनु आयोग माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई ने इसलिए ही बनाया है कि राष्ट्र निर्माण में भारत को एक स्वर्णिम राष्ट्र बनाना है, एक गौरवशाली राष्ट्र बनाना है, एक सुखी, समृद्ध और संस्कारी राष्ट्र बनाना है। उसमें गौ माता का उपयोग यानी कि श्रद्धा, आस्था, धर्म, संस्कार, उसके साथ इकोनॉमी, पर्यावरण रक्षा, देश की समृद्धि, युवा के लिए रोजगार, महिला का स्वावलंबन, ये सभी इश्यूज़ को कैसे गाय माता के साथ जुड़े हुए हैं, उनको देश के विकास के लिए, समाज के विकास के लिए, और उसके आगे मैं कहूँगा कि इतना ही नहीं, पूरे विश्व का कल्याण, हम बोलते हैं ना कि वसुधैव कुटुंबकम की हमारी जो कल्पना है, विश्व कल्याण की जो विभावना गौ माता से निहित है, उनको उजागर करने का काम और साथ साथ इम्प्लीमेंट करने का काम ये राष्ट्रीय कामधेनु आयोग करना चाहता है और करेगा। जिसमें गौपालकों को सबसे ज़्यादा आर्थिक सहाय की जो ज़रूरत है वो भी शामिल कर दिया गया है। वो कैसे? गाय के दूध, दही, घी, गौमूत्र और गोबर यानी कि जो पंचगव्य बोला जाता है, उनके आधार पर उनकी आमदनी बढ़े। माननीय प्रधानमंत्री ने लक्ष्य रखा है 2022 तक की फार्मर्स की इनकम को डबल करने का। उसमें किसान को खेती के साथ गाय को रख करके कैसे अपने किसान, अपने गोपालक, जो गोपालक है यूजुअली किसान होते हैं, उनकी आय डबल कर सके, उसके लिए जो जो प्रावधान, जो जो व्यवस्था करनी है गवर्नमेंट सहाय से लेकर के ओवरऑल एक एजुकेशनल एक कैंपेन
एक संवेदना जगाना, गाय के बारे में सही वैज्ञानिक तरीके से टेक्नोलॉजी का भी उपयोग करना है, साइंस का भी उपयोग करना है और उनको आर्थिक से जोड़ना है। ऐसा करके गोपालक की इनकम को कैसे बढ़ाया जाए, ये पहला कर्तव्य गोपालक, यानी कि गाय से जुड़े हुए सभी, मैं तो कहूँगा केवल गोपालक नहीं, यंग एंटरप्रेन्योर भी आ सकता है, महिला भी आ सकती है, गांव के किसान भी आ सकते हैं, कोई भी जो गाय के साथ जुड़ना चाहता है वो गाय से कैसे उनके साथ रह करके उनका आर्थिक, सामाजिक और आध्यात्मिक, मैं कहूँगा वहाँ तक का कैसे एक विकास हो, उसी सभी दिशा में आयोग काम करेगा। आज का सबसे बड़ा सवाल ये है कि रोड पर घूमती गाय जो बहुत बड़ी परेशानी का कारण बनती है लोगों के लिए, उसके लिए क्या कामधेनु आयोग में कोई जगह है? ये हमारी, मैं कहूँगी पहली प्रायोरिटी है। हम चाहते हैं कि अपने देश में एक भी गाय, जीरो टॉलरेंस, हम ये चाहते हैं कि एक भी गाय रास्ते में ना घूमे, गाय एक भी बेसहारा न रहे, और उसके लिए जो ज़रूरी है प्रशिक्षण, एक सेंसिटाइजेशन, कि गाय की महत्ता धर्म में बताई गई, हमारे आस्था है, लेकिन कहीं ना कहीं मजबूरी भी किसान की, गोपालक की रही कि भाई जब गाय दूध नहीं देती है और अपना बर्डन नहीं सह सकते तो क्या करे, तो वो रास्ते पे छोड़ देता है। ऐसे समय में पहला काम होगा कि किसान अपनी गाय को न छोड़े और उसके लिए गाय का दूध का उनको सही दाम मिले, दूध की प्रोडक्टिविटी इन क्वांटिटी एंड क्वालिटी दोनों में बढ़े, ताकि डायरेक्ट इट इज़ रिलेटेड विद दी हेल्थ। तो ये बात भी ध्यान रखते हुए एक तो गाय किसान पालेगा, दूसरा उनका न्यूट्रिशन और हेल्थ का ध्यान रखेगा तो भी गाय अपने पालेंगे। तीसरी बात जो महत्व की हम कर रहे हैं कि गाय केवल दूध के लिए ही नहीं है, गाय का गौमूत्र और गोबर भी इतना ही उपयोगी है जितना दूध। आजकल जो जैसे कोरोना काल आया है, आजकल का जो पर्यावरण की समस्या हुई है, हम सब जूझ रहे हैं प्रदूषण से, पर्यावरण समस्या से, तो ऐसे में इन हार्मनी विथ नेचर, गाय ही एक ऐसा जीवात्मा है कि जो प्रकृति को कैसे संतुलित करता है, उनका गोबर और गोमूत्र से, पंचगव्य से। तो गोमूत्र का उपयोग आजकल ज़्यादातर हमारे देखते हैं कि मैं खुद एलोपैथी डॉक्टर हूँ, तो कैंसर के पेशेंट, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, हार्ट अटैक, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, इनका कारण सबसे ज़्यादा है तो मैं कहूँगा कि पेस्टिसाइड का जो हम उपयोग कर रहे हैं अपने सब्जी में, खाने में, अपने अनाज में, हमारे फ्रूट्स में, और उनका एकमात्र सॉल्यूशन है बायोपेस्टिसाइड। और बायोपेस्टिसाइड के लिए गाय का गोमूत्र अक्षर इलाज है। तो गाय के गोमूत्र से बायोपेस्टिसाइड, गोमूत्र और गोबर से बायो फर्टिलाइज़र, गोबर यानी कि गाय का कावडंग बेस्ट फर्टिलाइज़र है। आजकल केमिकल और फर्टिलाइज़र से जो हमने ज़मीन को जहर बना दी है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री ने 2019 के 15 अगस्त के लाल किले से बोला था कि मैं अपनी धरती माता को जहर मुक्त करना चाहता हूँ। तो जहर मुक्त करने का सबसे बड़ा उपाय है गाय का गोबर। तो हम किसान हो या तो कोई भी गोपालक हो, तो गाय का दूध के साथ साथ गोमूत्र और गोबर का उपयोग करके बायो फर्टिलाइज़र, बायो पेस्टिसाइड वाली किसान खेती करे, कृषि, और इनके आधार पर उनका रोजगार भी चले, खेती भी अच्छी हो, समाज का स्वास्थ्य भी अच्छा होगा। तो पूरा जो विशेष साइकिल है उनको पॉजिटिव साइकिल में बनाने का काम ये गाय माता से होगा। इसीलिए किसान पालेगा। हम लोगों को इनवाइट करते हैं, यंग एंटरप्रेन्योर को, कि इनको थोड़ा बिजनेस के साथ एक, मैं कहूँगा कि इसमें एनवायरमेंट फ्रेंडली बिजनेस है। गाय के गोमूत्र और गोबर से यदि आप दवाई बनाएंगे, यदि आप फर्टिलाइज़र बनाएंगे, पेस्टिसाइड बनाएंगे, तो आप तो अर्निंग करेंगे ही। गोपालक को उनका कावडंग और काव यूरिन का दाम मिलेगा। शहर के गौपालक, जैसे मैंने जिक्र किया कि शहर की सड़कों पर गाय घूमती नज़र आती हैं,
कई परेशानियां जो लोगों को झेलनी पड़ती है। और ऐसा कहा गया है कि जिन गौपालक को लोग शिकायत करते हैं, कहते हैं कि आप यहाँ से कहीं और चले जाएं या फिर अपनी गायों को कहीं जगह दें, तो उनका ऐसा कहना होता है कि हमारे पास जगह नहीं है, हम कहाँ। तो क्या हर शहर में, हर गांव में तो ज़रूरत नहीं है, हर शहर में कोई ऐसी अलग जगह दी जाएगी गौपालकों को ताकि रोड पर घूमती हुई गाय नज़र ना आए? बहुत सही बात कही आपने। एक तो ये गाय बेसहारा नहीं है, कहीं ना कहीं गोपालकों की है। जैसे शहरों की सीमा बढ़ती गई तो ऐसे गोपालक अपने शहर की म्यूनिसिपल बाउंड्री में आ गए, उनकी गोचर जमीन भी आ गई इसमें। कहीं तालाब था वो भी चला गया और वहाँ बाग बगीचे बन गई या तो एनक्रोचमेंट हो गया। तो ऐसे समय में म्यूनिसिपल एक्ट में अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के पास भी और सरकार ने भी तय किया है कि ऐसे गोपालकों के लिए एक तो कहीं ना कहीं एनिमल हॉस्टल, काव हॉस्टल का एक प्रबंधन है, जो जिनकी गाय अपनी खुद की है उनके लिए। ऐसी यहाँ कभी कभी मालधारी वसाहत ऐसा भी शब्द बोला गया है कि उनको कहीं शहर के बाहर ऐसी सरकारी ज़मीन में वहाँ उनके गायों को रहने के लिए जगह दी जाए, वहाँ उनके साथ उनको रहने की और गायों के पालने की जगह दी जाए। तो एक तो हाँ, इसमें दिक्कत यह है कि गोपालक ही अपना एक तो छोड़ना नहीं चाहता, नंबर 1, इसलिए कभी कभी उनको पकड़ करके दंड भी करना पड़ता है। दूसरा उपाय ये भी है कि ऐसे जो भी गोपालक है जिनके गाय छोड़ देते हैं उनके लिए कॉरपोरेशन के पास, जैसे बगीचा के लिए, अस्पताल के लिए, अन्य म्यूजियम से लेकर के कोई भी फैसिलिटी, अर्बन डेवलपमेंट फैसिलिटी देने के लिए जैसे अलग अलग प्रोजेक्ट है, ऐसे ही प्रोजेक्ट एक पीपीपी मोड पर गोपालकों के साथ, इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ करके ऐसे शिफ्ट किया जाए और उसमें ऐसे गायों को या तो पशुओं को रखा जाए। ये बात है जैसे आपने कहा ना कि विल की, विल होनी चाहिए। और अब भारत सरकार से लेकर के राज्य सरकार को एक डेफिनेटली मैं मानता हूँ कि मानसिकता, कोई भी पार्टी हो, मैं कहूँगा कि वो मध्य प्रदेश शासन हो, छत्तीसगढ़ शासन हो या दिल्ली शासन हो, सबके लिए ये परेशानी का प्रश्न बन गया है और सब चाहते हैं कि इनका कोई ना कोई उपाय होना चाहिए। और ऐसे काउ हॉस्टल ही उनका एक उपाय सॉल्यूशन है। और उनके लिए बजट की प्रावधान की भी, क्लीन इंडिया का मूवमेंट क्या है, ग्रीन इंडिया की मूवमेंट क्या है, करोड़ों रुपया अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी से कॉरपोरेशन को मिलते हैं, तो उनका, और उनके पास सत्ता है, म्यूनिसिपल बॉडीज है, वो सेल्फ गवर्नमेंट शब्द बोले जाता है, तो वो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की पावर में है, तो अपने एरिया में कर सकते हैं। इसके बावजूद भी आपने जिक्र किया कि किसी इंडस्ट्री के साथ में मिलके ये पीपीपी प्रोजेक्ट के तहत इंडस्ट्री की ज़रूरत, इंडस्ट्री का सहाय लेने की क्यों ज़रूरत पड़े? क्या सरकार के पास में उतना फंड नहीं है? क्यों ज़रूरत पड़ेगी सर? एक तो समय है ओवरऑल जन भागीदारी का। सर हर एक काम में क्यों जन भागीदारी? इसीलिए मैं कहता हूँ किसके लिए भर रहे हैं? ओके, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कभी कभी एक शब्द बोला जाता है कि सरकारी काम असरकारी नहीं होते। वो सरकारी काम में कहीं ना कहीं लेजीनेस या तो एक परंपरा चलेगी, भाई सरकारी है तो इवन सरकारी अस्पताल में लोग नहीं जाना चाहते। लेकिन यदि ऐसे कई एनजीओ के साथ, ऐसी पीपीपी मोड के साथ, ऐसी कहीं उनमें भागीदारी के साथ जुड़ा जाता है, अच्छे जो एक सिंसियर कोई लोग हैं उनके साथ, तो एक तो प्रोजेक्ट अच्छा चलेगा। उसमें से हम जो चाहते हैं कि सेल्फ सस्टेनेबल नहीं केवल, लेकिन प्रॉफिट मेकिंग ऐसा कोई एक मॉडल खड़ा हो और उनके आधार पर विन विन सिचुएशन में सबको फायदा हो, सरकार का भी पैसा कम होगा और आने वाले जो इन्वेस्टमेंट करने वाले होंगे उनको भी उनके इन्वेस्टमेंट के प्रमाण में उनको इनकम मिलेगी। ये सरकार के पैसे बचाने हैं। खैर आज का बहुत काम है ना। देसी गायों की संख्या कम होती जा रही है, दूध उत्पादन ज़्यादा करने वाली जर्सी गायों को ज़्यादा पसंद किया जा रहा है, उसके ऊपर कुछ काम किया जाएगा? बहुत, हमारा मैंडेट ही ऐसा है कि वी वांट टू प्रमोट अवर इंडिजिनस काउज। अपनी जो भारतीय देसी गाय है, अलग अलग एग्रो क्लाइमेटिक जोन के अनुसार अलग अलग गाय की प्रजाति है।
पंजाब में साहिवाल से लेकर के आसाम की सिरी तक और केरल की कांगायम से लेकर के आंध्र की ओंगोल और गुजरात की गिर और कांकरेज, तो और इनकी हर एक की पिक्युलरिटी है, उनके दूध की, उनके गौमूत्र की, उनके गोबर की, उनके आधार पर उनका कैसे सही यूज को उपयोग करके अपने एरिया का डेवलपमेंट किया जाए। और इसीलिए हमारा फोकस है। और दूध भी गाय का, जो अपनी देसी गाय का दूध है वो A2 मिल्क है। और आजकल हमने नहीं, वेस्टर्न वर्ल्ड ने कहा है कि A2 मिल्क इज बेटर देन दी A1 दैट इज ऑफ HF एंड जर्सी। तो HF और जर्सी के बजाय अपनी देसी गाय का दूध का बढ़ावा कैसे हो, इसके लिए उनका गौ संवर्धन, जेनेटिक इम्प्रूवमेंट ऑफ द काउज। आज 2 लीटर दूध देने वाली गाय 4 लीटर कैसे दे, 4 लीटर वाली कैसे 10 लीटर पे पहुँचे, ये हमारा पूरे साइंटिफिक अप्रोच के साथ पूरे देश में प्लान है। और अलग अलग जगह लेबोरेटरी है, बुलभद्र फार्म है, जेनेटिक इंस्टीट्यूट है, उनको बढ़ावा देना, जहाँ नहीं है नहीं शुरू करना और उसमें अपनी देसी गाय का ही प्रयोग करना। ये सब काम राष्ट्रीय कामधेनु आयोग अपने पूरे देश, राज्य सरकार और केंद्र सरकार के साथ मिलकर के ये बढ़ावा के लिए कर रहा है। सर, कामधेनु आयोग ग्वालियर नगर निगम और कृष्णायन गौशाला का पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल क्या है, उसके बारे में बताएं। जैसे हम अभी बात कर रहे थे कि हर नगर पालिका या तो कॉरपोरेशन में जितनी बेसहारा गाय हैं, हमारी चर्चा हुई, जो मालिक थे उनके, मालिक उनकी गाय नहीं है फिर भी घूमती रहती है आवारा गाय, या तो जो कहते हैं कि स्ट्रे कैटल। स्ट्रे कैटल मैनेजमेंट के लिए भी हमारा प्रयास ये रहेगा कि ऐसे स्ट्रे कैटल को भी कॉरपोरेशन के एरिया में कहीं ना कहीं एक जगह मिले। वहाँ NGO के साथ हमारे देश में रिलीजियस इंस्टीट्यूट, कहीं अच्छे अच्छे CSR प्रोजेक्ट वाली बड़ी बड़ी कंपनियाँ, कहीं ना कहीं अच्छी अच्छी NGO, अच्छे अच्छे गौ सेवक, कैसे उनको सेल्फ सस्टेनेबल किया जाए, उनका यूनिट। मिनी स्टार्टअप जो मैं कहता हूँ वो दैट इज़ फॉर एंटरप्रेन्योर। सपोज कि मैं एज ए युवा, मैं 10 गाय रख करके और 10 गाय से मैं केवल एक बिजनेस प्रोफेशन के रूप में मैं अपना अर्निंग करना चाहता हूँ। मैं चाहे इंजीनियर हूँ, चाहे आर्ट ग्रेजुएट हूँ, कॉमर्स ग्रेजुएट हूँ, मेरी 10 गाय रखूँगा और 10 गाय के दूध से उनका दूध या तो वैल्यू एडिशन करके बिकूँगा, गौमूत्र गोबर का उपयोग करके कोई भी आइटम बनाऊँगा और उनसे मेरा एक जीवन ही चलेगा। अभी मैं आपको बताऊँगा, मैं बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट में गया था अपने गुजरात के, वहाँ जो बनास डेयरी है, पूरे देश की जितनी डेयरी है उसमें बनास डेयरी एशिया की सबसे बड़ी डेयरी है। वहाँ की जैसे हर साल दिया जाता है कि पहले 100 महिला जिन्होंने हाईएस्ट दूध उत्पादन करके डेयरी को दिया हो, उसमें 10 महिला बनास डेयरी की आई। पहली 10 फर्स्ट 10 ऑल फ्रॉम बनास डेयरी। एक महिला ने एक साल में 1 करोड़ 10 लाख लीटर का दूध बेचा बनास डेयरी को। उनके पास 90 काउज थी। तो ये इट्स ए बिजनेस। तो इनको ऐसा रूप देख करके कोई 10, 20, 50 गाय रख करके उनका होलिस्टिक उपयोग करके काम करेगा, दैट विल बी स्टार्टअप। बाद में उनमें MSME, उसमें पेट्रोलियम मिनिस्ट्री, उसमें कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री, जहाँ जहाँ से जो ग्रांट मिलती है, अलग अलग बहुत स्कीम है, वो स्कीम का उपयोग करके ऐसे स्टार्टअप में, ऐसे स्मॉल स्केल में, मीडियम स्केल में, या तो इवन कॉरपोरेट लेवल तक, सपोज कि 10,000 गाय रखना चाहता है स्ट्रे कैटल, तो उनके लिए भी प्रोजेक्ट है, उनके लिए भी आमदनी का सॉल्यूशन है। जी, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हर जगह पर हम स्टार्टअप की बात करते हैं तो वो IT में होता है या अलग अलग फील्ड में होता है। जब हम राष्ट्रीय कामधेनु आयोग युवाओं को गौ पालन के वे में आगे स्टार्टअप में ले जाना चाहता है, वो हमारे देश के लिए सबसे बड़ी बात होगी, क्योंकि हम कृषि प्रधान देश हैं और इसमें गौ पालन उद्योग को भी इतना ज़्यादा तवज्जो दिया जाए तो हमारे देश के युवाओं के लिए बहुत बड़ी बात हो सकती है। सर, फिर मैं वापस उसी मुद्दे पर आऊँगी कि रोड पर घूमती गायों का कब तक उनका एक आवास तैयार होगा, या उनके लिए हॉस्टल, जैसे आपने हॉस्टल का जिक्र किया, जैसे जयपुर में हाथी गांव बना हुआ है जहां हर महावत को रहने की जगह भी दी गई है और एक हाथी गांव पूरा खड़ा किया गया है जहां पर हाथी रहते हैं। ऐसे ही शहरों में गाय के लिए कोई गांव तैयार हो, गाय के लिए कोई सोसाइटी तैयार हो, वो कब तक होगी? आपने कहा कि होगा, मगर कब तक होगा?
देखिए, बहुत बड़ा काम है पूरे देश में आज। जिसे आप कहते हैं रोड पर घूमती गाय, दो प्रकार की। एक तो जो ओनर की है वो तो शाम को तो अपने घर पे ले जाता है, हाँ, वो छोड़ देते हैं। उनका तो दूध का टाइम होता है तब घर ले जाते हैं। लेकिन उनके लिए प्रावधान दंडात्मक, कि उनको शिक्षा करेंगे कि भाई आपकी गाय शहर के रोड पर घूमेंगी तो 500 रुपये का आप फाइन, और उनको एक इट इज़ वन ऑफ दी सॉल्यूशन। नंबर 2, उनको कहीं बाहर अच्छी तरह से कॉलोनी में सेट करें। दूसरी बात आई, जो बिल्कुल बेसहारा गाय जिनके कोई मालिक नहीं है वैसे भी रोड पर छोड़ देते हैं, और उसमें भी ज़्यादातर मैं कहूँगा कि मोर देन 70% मेल होते हैं, जो बछड़े या तो सांड बोलते हैं, बुल बोलते हैं, क्योंकि उनका आजकल खेती में काम कम हो गया है। इसलिए उनकी ऐसी गौशाला, गौसदन, उनको काव हॉस्टल को या तो उनको कोई भी शब्द यूज करो, उसको हम जैसे यूपी सरकार ने किया है, गांव-गांव में गौसदन, कहीं बड़े पैमाने पर गौ अभयारण्य, 1000 से ज़्यादा गाय रखते तो अभयारण्य शब्द यूज किया है। तो ऐसी जगह लोकेशन पे, और वहाँ या तो सरकार का या तो सरकार के साथ कोई भी को, जो कोई NGO भी हो सकती है, कोई प्राइवेट इंडस्ट्रियलिस्ट भी हो सकता है, कोई एंटरप्रेन्योर भी हो सकता है, कोई भी, उनको जोड़ करके, क्योंकि अल्टीमेटली उनको सेल्फ सस्टेनेबल बनाना है। हम ये योजना कर रहे हैं कि कैपिटल कॉस्ट इनिशियली 1 साल, 2 साल, 3 साल के लिए थोड़ा उनको मदद, और बाद में 5 साल में सेल्फ सस्टेनेबल हो जाए। उसके लिए हर एक स्टेट गवर्नमेंट भी स्टार्ट हो गई, शुरू कर दिया कहीं ना कहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट की जो स्कीम है, लेकिन यूनिफॉर्म मॉड्यूल हर एक स्टेट के अनुसार, कि भाई पंजाब की समस्या अलग है तो वहाँ अलग प्रकार का मॉड्यूल होगा, आसाम का अलग होगा, और उनके आधार पर मैं मानता हूँ कि जल्द से जल्द ये काम शुरू हो जाएगा। लेकिन इट विल टेक टाइम फॉर टू फिनिश द जॉब। 5 साल तो इसीलिए कि ये कोई चलो आज कंप्यूटर की फैक्ट्री शुरू कर दी और कंप्यूटर बनने लग जाएगी 6 महीने में, ऐसा नहीं है। गायों के साथ उनको एक मानवीय व्यवहार हमें करना है, उनको रहने की, खाने की व्यवस्था करनी है, उनके साथ जो सेवा से जुड़े हुए हैं, इससे मैं कहूँगा कि सोशल एक एंटरप्रेन्योरशिप है, सामाजिक दायित्व वाला बिजनेस। इतना समय लगने वाला है, तो ये फाइन की आपने बात की, तो फाइन को लेकर कुछ ज़्यादा स्ट्रिक्ट होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हर शहर में, क्योंकि गौपालक अभी नहीं समझ रहे हैं, बरसों से वही बातें हम लोगों को फेस करनी पड़ रही हैं। तो उसके लिए कुछ खास योजना बनाई गई है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हुआ जाए, और हर गौपालक से अगर उसकी गाय घूमती हुई मिलती है तो उसको फाइन किया जाए। है ही हर एक, इसमें यह है कि हर एक नगर पालिका, कॉरपोरेशन का अपना अपना फाइन करने का तरीका होता है। लेकिन दूसरी बात ये भी है ना, हम भी एक हमारी वो धार्मिक आस्था के कारण क्या कहते हैं कि हमारे घर पे नज़दीक में गाय आई तो उनको रोटी दे देते हैं, और वही एक विशेष साइकिल बना देता है गोपालकों को छोड़ने के लिए। तो ये विशेष साइकिल को तोड़ने के लिए एक तो बड़े से बड़ा अभियान, वो जो आप कर रही है अभी मीडिया के माध्यम से, कि भाई आपको यदि हमने शुरू किया सूरत में, यदि आपको गाय को रोटी खिलानी है आपकी श्रद्धा के साथ, तो पांजापुल वहाँ गौशाला है, उन्होंने वहाँ बढ़िया एक प्लेटफॉर्म बना दिया है, सुबह में गाय आती है और आप उनको गाय की रोटी खिला सकते हैं। ऐसा कुछ एक प्रावधान करना चाहिए। दूसरा, जैसे कहा कि गोपालकों को फाइन करके, तीसरा उनको जगह दे करके उनका भी माइंड सेट चेंज करना पड़ेगा, उनको भी समझाना पड़ेगा कि ये कड़ा कुचरा खाएगी तो क्या दूध देगी। तो ये सब ओवरऑल कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन की बात है। तो और उसमें के लिए पूरे समाज का सहयोग, सब लोगों का और चालू है। मैं कहता हूँ कि बड़ा मुझे एक रिस्पॉन्स मिल रहा है, बड़े बड़े आध्यात्मिक महात्मा से लेकर के छोटे छोटे किसान, और ये भी मैं कहूँगा कि मुस्लिम समाज भी, आजकल बहुत से ऐसे मुस्लिम समाज जो गाय रखते हैं। एग्जैक्ट जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। ये थे वल्लभ कथीरिया जी, जो राष्ट्रीय कामधेनु आयोग के अध्यक्ष हैं और गुजरात के पूर्व सांसद। और उन्होंने जितनी बातें बताई हैं उसमें मैं जिस बात पर ज़्यादा तवज्जो दे रही हूँ वो वही बात है कि शहर में घूमती, रोड पर घूमती गायों का सबसे ज़्यादा जगह देने का जो एक मसला है, बरसों से पेंडिंग पड़ा है ये काम, उसको भी अभी और समय लगने वाला है। 5 साल का समय उन्होंने बताया है। खैर
5 साल इंतज़ार हम कर लेंगे, क्योंकि इतने सालों से हम जो परेशानियां झेलते आ रहे हैं और जितने भी लोगों ने अपनी जान गंवाई है, उनके परिवारजनों के लिए शायद ये राहत की सांस होगी कि अब आने वाले 5 सालों बाद ऐसी घटनाएं शहर में नहीं हो और उनको एक अलग जगह दे जहां पर गायों को रखा जाए, गौपालकों को भी रखा जाए और हर एक व्यक्ति अपने अपने तरीके से, वो भी बहुत अच्छी बात बताई कि अपने अपने तरीके से इसमें सहयोग करे, ताकि उसमें सबसे ज़्यादा गौपालकों का सहयोग होना चाहिए कि वो अपनी गायों को इस तरह से रोड पर घूमता हुआ न छोड़ दे, ताकि विदेश से आने वाला व्यक्ति ये न कहे हमारे देश के लिए, हमारे राज्य और हमारे शहर के लिए कि ये ओपन जू है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैं गायत्री व्यास आपसे इजाज़त चाहूँगी। VNM TV का YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और VNM TV फेसबुक पेज को लाइक करें, फॉलो करें, ताकि आप रहें हर खबरों से और ऐसी चर्चाओं से अपडेट। नमस्कार।